नमस्कार। टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर इजराइल ईरान संघर्ष की गहराई में उतरेंगे। जी। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं। ये इस काफ़ी पेचीदा मुद्दे के इतिहास मतलब जून 2025 तक की जो मौजूदा स्थिति है और ख़ास तौर पर भारत पर इसके असर को समझने में मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना। ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई, आज हालात क्या हैं और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है। तो बात शुरू करते हैं इतिहास से। 1969 की जो इस्लामिक क्रांति हुई, उससे पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते वो काफी दोस्ताना थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। बल्कि ईरान ने तो 1950 में इजराइल को मान्यता भी देते थे। काफी सहयोग था। लेकिन फिर वो क्रांति हुई और सब बदल गया। सब कुछ पलट गया। हाँ। ईरान का जो नया शासन आया, उन्होंने इजराइल को न सिर्फ अवैध कहा, बल्कि उसे पश्चिमी साम्राज्यवाद का हिस्सा माना, छोटा शैतान तक कह दिया। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था। ऐसा लग रहा है कि मामला ज्यादा गहरा है। नहीं, यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, ये एक वैचारिक, एक धार्मिक टकराव बन गया। एक तरफ ईरान का शिया इस्लामी शासन, दूसरी तरफ इजराइल का यहूदी लोकतंत्र। अच्छा। सोच का मतलब वर्ल्ड व्यू का ये जो बुनियादी फर्क है ना, यही उनकी कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी की असली जड़ है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। और ये दुश्मनी फिर ज्यादातर सीधे नहीं लड़ी गई, प्रॉक्सी वॉर्स जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर प्रॉक्सी यानी दूसरे गुटों के जरिए लड़ी गई। ईरान हमास, हिजबुल्ला, कुछ इराकी मिलिशिया, हुती विद्रोही, ऐसे गुटों को सपोर्ट करता है। और ये गुट फिर इजराइल पर हमले करते रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि इजराइल चुप बैठा रहा। इजराइल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने या रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन किए। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस था, बड़ा खतरनाक कंप्यूटर वायरस था जिसने 2010 के आसपास ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को निशाना बनाया। और सूत्रों के अनुसार ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी इसमें शामिल हैं। लेकिन फिर अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में हालात बदल गए। पर्दे के पीछे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी दूतावास पर एक कथित इजरायली हमला हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया, मिसाइल और ड्रोन दागे। और फिर अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। इसमें तो ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर छोड़ी। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, जून 2025 की बात करें, तो इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन एक बहुत बहुत बड़ा खत्म था। हाँ, ये तो सीधा हमला था। जी हाँ, ये ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल साइट्स और उनके सैन्य अड्डों पर एक खुला हमला था। इसमें नतांज जैसी अहम जगहें, वैज्ञानिक और यहाँ तक के IRGC मतलब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर भी निशाने पर थे। तो सवाल ये उठता है कि इजराइल ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, मतलब सीधे हमला क्यों किया? देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। पहली और शायद सबसे अहम कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के स्तर के बहुत करीब पहुंच गया था। एक थ्रेशोल्ड पार हो रहा था उनके हिसाब से। हाँ, कह सकते हैं। दूसरी वजह, हिजबुल्ला और हमास जैसे जो प्रॉक्सी गुट थे, वो कुछ हद तक कमजोर हुए थे, तो शायद इजराइल को लगा कि सीधे एक्शन लेने का यही सही वक्त है। अच्छा। और हाँ, इसमें नेतन्याहू की अपनी घरेलू राजनीति और अमेरिका के कथित समर्थन की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो हुआ इजराइल ईरान। अब आते हैं भारत पर। भारत का क्या एंगल है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के बाद से PM मोदी और नेतन्याहू, जिन्हें BBB कहते हैं, उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बना। बिल्कुल। और रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। इजराइल आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। हाँ, डिफेंस में बड़ा सहयोग है। और उसके अलावा कृषि, स्वास्थ्य, स्पेस, साइबर सुरक्षा, इन सब में भी काफी गहरा सहयोग है। सही कहा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान भारत के ईरान से भी अहम रिश्ते हैं, खासकर तेल के लिए। चाबहार बंदरगाह को नहीं भूलना चाहिए, जो अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए जरूरी है। और अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग स्रोतों से बनाए रखने के लिए भी ईरान जरूरी है। तो ये तो बड़ी नाजुक स्थिति हुई भारत के लिए, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। बिल्कुल, ये भारत के लिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। आप देखिए, करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं
और लगभग 5 से 10 हजार ईरान में भी हैं। ये तो बड़ी संख्या है। तो अगर ये संघर्ष बढ़ता है हाँ तो सोचिए भारत की ऊर्जा सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ विदेश में बसे जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा का सवाल उठेगा। हाँ। और जो क्षेत्रीय व्यापार मार्ग हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह, उन पर भी खतरा मंडराएगा। तो इस सब में भारत का रुख क्या रहा है? मतलब भारत ने क्या स्टैंड लिया है? भारत लगातार डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने और बातचीत से, डिप्लोमेसी से हल निकालने की बात करता रहा है। ठीक है। भारत इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को तो मानता है, लेकिन साथ ही यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की आलोचना करने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग से बचता भी रहा है। और फिलिस्तीन? फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का अपना स्वतंत्र स्टैंड है, वो किसी एक पाले में नहीं गया है। कोशिश यही रही है कि सभी पक्षों से अपने रिश्ते बनाए रखे जाएं, संतुलन साधने की कोशिश। तो कुल मिलाकर क्या समझे? हमने देखा कि कैसे एक छिपी हुई प्रॉक्सी वॉर वाली दुश्मनी जून 2025 तक आते आते एक सीधे टकराव में बदल गई। हाँ, और इसके पीछे मुख्य वजह रही ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इजराइल का अपने अस्तित्व को लेकर डर जो वो महसूस करता है। और इस लड़ाई के इंसानी, भू-राजनीतिक और आर्थिक नतीजे बहुत गहरे हैं। हजारों जानें गई हैं। बिल्कुल, और होर्मुज़ जैसे जो समुद्री रास्ते हैं वो और ज्यादा जोखिम भरे हो गए हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जिनके दोनों ही पक्षों से रणनीतिक रिश्ते जुड़े हुए हैं। सही कहा। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है। इन गहरे रणनीतिक रिश्तों और ये जो बढ़ता हुआ सीधा टकराव है, इसको देखते हुए भारत, इजराइल और ईरान के बीच रिश्तों का भविष्य क्या हो सकता है? खासकर तब जब क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा दोनों ही बड़े दांव पर लगी हों।